कि एक तरफ तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है जो मालेगांव के टेरर बम ब्लास्ट के अंदर इन्वॉल्व थी। अभी केस फैसला नहीं हुआ है, केस मौजूद है, वो मुल्जिमा है, लेकिन न सिर्फ इसको बेल मिल गई है बल्कि वो मेंबर पार्लियामेंट बैठी हुई है। बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, ये दोनों कन्विक्टेड मुजरिम हैं 2002 के दंगों के, लेकिन बेल मिली, बाहर घूम रहे हैं। यति नरसिंहन जिसने जिनोसाइड की कॉल दी है, उसको कितनी आसानी से बेल मिल गई, आपने देखा है। रोज़नामा खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। आज हम एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करने के लिए आए हैं जो किसी बोर्ड का मेंबर है, किसी जमात का सरबराह है, किसी शूरा का रुकन है, लेकिन एक और हैसियत है जिसकी वजह से इस सौतून का नाम चर्चा में है। मेरी मुराद है डॉक्टर कासिम रसूल रियाज साहब से, जिनके साहबजादे उमर खालिद जो मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हैं और गुज़िश्ता 550 दिन से जेल में क़ैद हैं। मुख्तलिफ़ संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं। हालांकि उनके वकील ने मुदल्लल अंदाज में मौक़िफ़ पेश करके ये ज़ाहिर कर दिया है कि उमर खालिद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, लेकिन हाल ही में उनकी ज़मानत को लगातार तीसरी बार मुस्तरद किया गया है और अदालत ने जो रिमार्क दिए हैं वो बड़े काबिल गौर हैं। अदालत का कहना ये है कि बज़ाहिर उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें सच्चाई नज़र आती है। तो उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल रियाज साहब बहैसियत एक बाप के, बहैसियत एक वालिद के इस फ़ैसले पर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके क्या एहसासात और तासुरात हैं और क्या रद्द-ए-अमल है, आइए उनसे जानते हैं। कासिम रसूल रियाज साहब, अभी उमर खालिद की ज़मानत लगातार मुस्तरद हुई है, आप इसके पीछे क्या मोटिव देखते हैं? देखिए, असल में ज़मानत के मुस्तरद होने पर हमको कोई ताज्जुब नहीं है। इसकी वजह ये थी कि मौजूदा जो जज साहब हैं जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है, वो इससे पहले कई लोगों की ज़मानत रद्द कर चुके हैं और अभी हाल ही में इशरत जहाँ को उन्होंने ज़मानत दी, उस ज़मानत की जो ज़बान है उससे ही अंदाज़ा हमको हो गया था कि उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिलेगी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि इशरत जहाँ का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं थी और चक्का जाम का जो कॉल दिया गया उसमें भी वो नहीं थी। इस तरह की चंद बातों को बुनियाद बना के उन्होंने उसको, हालांकि इल्ज़ाम सब पे एक सा नौयत के, उमर खालिद को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने जिस तरह का केस बनाया है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, एक तो पहले 17,000 पेज की चार्जशीट थी, उसके बाद फिर कुछ और सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, उसके बाद फिर तीसरी चार्जशीट अब दाखिल की गई है। लेकिन अगर पूरी चार्जशीट को आप पढ़ जाइए तो जैसा कि हमारे वकील ने कहा अदालत में कि ये फैमिली मैन की स्क्रिप्ट नज़र आती है। अफसानवी किरदार, अफसानवी बातें उसके अंदर हैं मुझे। और वकील ने एक एक पॉइंट को बिल्कुल उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी अपने आर्गूमेंट से। उमर खालिद पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कहा कि पहली चार्जशीट में ये कहा गया कि 8 जनवरी को शाहीन बाग में उमर खालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन की एक मुलाकात हुई और ये मुलाकात उन्होंने उनके तीनों के उस एरिया में उनकी मोबाइल की मौजूदगी से अंदाज़ लगाया कि लोगों ने मीटिंग की, कोई और सबूत नहीं है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस मीटिंग में ये तय पाया कि ट्रंप आएंगे तो हम एक बड़ा एहतजाज करेंगे यहाँ पर, जबकि 8 जनवरी को ट्रंप के आने का कोई नामो निशान भी नहीं था। पहली बार होम मिनिस्ट्री में ट्रंप के आने की बात 14 फरवरी को ही है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना वो इल्ज़ाम था। जब हमारे वकील ने इस बात को रखा तो फिर उसके बाद से उसको प्रेस नहीं किया गया। दूसरी बात इसमें ये कही गई कि उमर खालिद ने अमरावती के एक प्रोग्राम में, महाराष्ट्र के अमरावती के प्रोग्राम में एक तकरीर की और उस तकरीर में भड़काऊ भाषण दिया और वहाँ ऐलान किया कि ट्रंप आएगा तो हम ये करेंगे।
तो वो तकरीर 20 मिनट की, उसका एक जुमला कोट किया था अदालत ने, पुलिस ने। तो हमने ये पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया, तो उन्होंने बताया कि ये उमर खालिद, ये जो है रिपब्लिक टीवी से लिया गया। रिपब्लिक टीवी से पूछा गया कि भाई ये जुमला आपने कहाँ से निकाला, तो उन्होंने कहा कि हमने अमित मालवीय जो कि बीजेपी के IT सेल के सरबराह है, उनके ट्वीट से निकाला। तो अदालत ने कहा कि पुलिस इतनी वाया मीडिया से यहाँ से वहाँ से उठाकर उसको पेश कर रही, जबकि उसकी पुलिस वहाँ मौजूद थी जहाँ पर तकरीर हो रही थी, तो उसके पास ओरिजिनल वो पूरी तकरीर क्यों नहीं है। तो हमारे वकील ने वो पूरी 20 मिनट की तकरीर कोर्ट में चला दी और जज से ही पूछा कि इसमें आप बताइए कौन सी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है। आप दरमियान से एक जुमला ला के उसको ऑब्जेक्शनेबल बनाने, ये तो बहुत आसान है। और कहा कि इस तकरीर के अंदर उमर खालिद कह रहा है कि आप पुलिस लाठी चलाएगी तो हम अपना नारे भारत के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, आप हमें जेल में बंद करेंगे तो हम तिरंगा झंडा लेकर आएंगे, आप गाली देंगे तो हम यानी प्यार से बात करेंगे। इस तरह की या कोई धमकी, वो गांधी जी की बात कह रहा था उसके अंदर। तो उसमें बताइए एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा हमने ये कहा हमारे वकील ने कि जिस ज़माने में दंगे हुए थे दिल्ली में, उस ज़माने में उमर खालिद दिल्ली में थे ही नहीं। उमर खालिद अपने दौरे कर रहे थे ये CAA-NRC के मूवमेंट के अंदर। तो उसमें ये पुलिस ने आर्गूमेंट दिया कि 9/11 का वाक़या जो हुआ था उसमें भी जो मास्टरमाइंड थे वो नहीं थे वहाँ पे मौके पर, पीछे से किया उन्होंने बैठ के, मलेशिया में बैठ के उन्होंने ऑपरेट किया है पुलिस। तो मतलब कि ये पूरी लचर किस्म की चार्जशीट थी, कंकॉक्टेड, फैब्रिकेटेड। और ज़ाहिर है कि हम तो ये समझते हैं कि उमर खालिद सैफ़ी और ये इस तरह की जितनी नई नस्ल के लोग हैं, ये CAA-NRC के अंदर इनकी जो सलाहियतें उभर कर सामने आई थी, ऐसा लग रहा था कि ये हमारी मिल्लत के आइंदा के ये यानी लीडर बनेंगे, या आइंदा के ये लोग यानी इसमें उम्मत की रहनुमाई वगैरह के मनसब पर आ सकेंगे। तो ये पुलिस के लिए ज़ाहिर है कि वो तो मुसलमानों के सिलसिले में जिस तरह के इक़दाम कर रही है हुकूमत, तो उसके लिए अब मुसलमानों की किसी नई नस्ल के अंदर से कुछ जुर्रतमंद लोग, बहादुर लोग, पढ़े लिखे लोग, हालात को समझने वाले लोग, सियासत को समझने वाले लोग, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले लोग अगर मैदान में आएंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो आपको क्या ये लगता है कि CAA-NRC मूवमेंट से जो नौजवान लीडरशिप उभर कर आई थी, जिसमें लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे नौजवान, तो क्या उसके हौसलों को डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी छवि को मस्क करने के लिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि असल में ये जो हथकंडे इस्तेमाल करी हुकूमत और ये समझ रही कि इससे के नौजवानों के हौसले पस्त हो जाएंगे, वो खामोश बैठ जाएंगे, ये खाम ख्याली है हुकूमत की। जो नई नस्ल है वो काफ़ी निडर, हौसलामंद है और ये इतने लंबे गिरफ्तारियों के बावजूद भी उनका हौसला नहीं टूटा है। ये उमर खालिद के ऊपर में जो चार्जशीट है अगर आप उठाकर देखेंगे तो FIR में 28 दफ़ात लगाई गई हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट है, UAPA है और पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन ये दफ़ात लगाने का मकसद यही है कि आपस में अगर कोई इल्ज़ाम नहीं होता है, कोई सबूत नहीं होता है, तो आप ऐसी दफ़ात लगा जाते हैं जिसके अंदर आसानी से बेल ना मिले। अब आप देखिए, किसी भी बेल एप्लीकेशन में इतनी लंबी बहस नहीं होती है। उमर खालिद की बेल एप्लीकेशन पर अगस्त से बहस शुरू हुई थी और मार्च में फैसला आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना टाल मटोल, खुद फैसला देने में 3 बार पोस्टपोनमेंट किया है। लेकिन बहरहाल देखिए, एक बात साफ हो गई, हमारे जुडिशल सिस्टम पर लोगों का एतबार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कि एक तरफ तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है जो मालेगांव के टेरर बम ब्लास्ट के अंदर इन्वॉल्व थी। अभी केस फैसला नहीं हुआ है, केस मौजूद है, वो मुलजिमा है, लेकिन न सिर्फ इसको बेल मिल गई है बल्कि वो मेंबर पार्लियामेंट बैठी हुई है। बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, ये दोनों कन्विक्टेड मुजरिम हैं 2002 के दंगों के, लेकिन बेल मिली, बाहर घूम रहे हैं। तो यति नरसिंहन जिसने जिनोसाइड की कॉल दी है, उसको कितनी आसानी से बेल मिल गई, आपने देखा है। लखीमपुर खेरी के अंदर जिस शख्स के जरिए से कई किसानों की मौत हो गई, कत्ल का मुल्जिम है, उसको 1 महीने के अंदर बेल मिल गई। और ये बच्चे जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं
जिन पर जो इल्ज़ामात भी इंतहाई बेहुदा किस्म के लगे हुए हैं, वो उनको बेल नहीं मिल रही है, बेल डिनाई की जा रही है, सबूत है, वाफर सबूत है। ये अजीब व गरीब तो है। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी मजलूम इंसान की आखिरी उम्मीद अदालत होती है, तो क्या अदलिया का जो रवैया बज़ाहिर सामने आ रहा है, क्या उससे अक़लियतों का और मजलूम तबक़ात का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही मुतासिर होते हैं इस तरह के मुकदमात में, क्या उनका अदलिया के ताल्लुक़ से जो एक एतमाद है वो मुतज़लज़ल हो रहा है? देखिए, अगर अदलिया में जैसे कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर अदलिया मुकदमात को बहुत तूल दे और बिल्कुल वाज़े तौर पर यह साबित हो जाने के बावजूद भी अदालत के अंदर कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, ये कंकॉक्टेड है, ये फैब्रिकेटेड है, उसके बावजूद भी अदालत बेल न दे, अभी तो यानी उस पर इल्ज़ाम साबित होना ये तो बात की बात है, लेकिन अभी बेल भी ना दे, और हमारे कानून की बुनियाद ये है, ए पर्सन इज़ इनोसेंट टिल ही इज़ प्रूव गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर जब तक कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए से प्रूफ नहीं होता, उस वक्त तक कि वो मुल्ज़िम नहीं है, वो मुजरिम नहीं है। ये कोर्ट की वो है, फाइंडिंग्स है। लेकिन आज देखिए, आप ऐसा लगता है कि आपने मुल्ज़िम मान लिया और उसको जेल में फंसा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो सूरत हाल है, अगर वो ये समझते हैं कि इससे उनके हौसले पस्त हो जाएंगे, तो इनकी खाम ख्याली है। उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। कल भी जब ये फैसला आया परसों, तो वहाँ खालिद ने शाम में अपनी वालदा से गुफ्तगू की और कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें यही तवक्को थी इस अदालत से कि वो हमारा ज़मानत को रद्द करेगी, लेकिन हम आइंदा उसमें हाई कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल ये उम्मीद तो होगी कि ये ईद जो है उमर खालिद के साथ गुजारने की उम्मीद तो रही होगी आपके घर वालों को और आपको। देखिए, हमारे घर में कई रिश्तेदार ये समझ रहे थे कि कुछ और लोगों को बेल मिल गई है तो उमर खालिद को बेल मिल जाएगी, लेकिन ना मुझे ना मेरी अहलिया को ये तवक्को थी कि बेल मिलेगी उमर खालिद को। हम देख रहे हैं, देखिए भीमा कोरेगांव वाले वाक़े के अंदर 3 साल से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, मौत हो गई हमारे फादर स्टैन की, और रवा राव जो 80 साल से ऊपर की आदमी है, इतने लोग गिरफ्तार हैं बरसों से, महीनों से, सालों से, उनको बेल नहीं मिल रही है, छूट बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इन लोगों को बेल मिलना इतना आसान नहीं था। लेकिन बहरहाल देखिए, जब सबूत में कोई जान ना हो, और देखिए इसमें इन्होंने जो वो पेश किए, गवाह पेश किए, एक तो उनको सीक्रेट रखा, उनकी आइडेंटिटी शो नहीं की, और अल्फ़ा गामा बीटा इस तरह के नाम उनको दिए गए, और उनके स्टेटमेंट खुद सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन अदालत उनको सबूत मान रहे हो। तो क्या अदलिया आपको किसी दबाव में महसूस हो रही है? देखिए, असल में इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, उसमें अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, खुफिया एजेंसियाँ और वो तमाम इदारे जो ऑटोनॉमस हैं, वो तमाम ऑटोनॉमस इदारे, ये सब ऐसा लग रहा है कि एक दबाव के तहत काम कर रहे हैं, और हम बहुत तेज़ी के साथ में एक फस्ताई माशरे की तरफ, एक फस्ताई हुकूमत बढ़ते जा रहे हैं। और अदलिया के फैसले भी आप देखिए ना, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में CANRC का कानून चैलेंज किया गया है, 370 को रिवोकेशन को चैलेंज किया गया है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गया, कोई सुनवाई ही नहीं है। सिमी का मुकदमा जो है 2001 से 7-8 ट्राइब्यूनल के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये क्या है? ये तो लग रहा है ना भाई, आप जिन मुकदमात में आपको अंदाज़ा है कि इसमें आसानी से मामला ख़त्म हो सकता है, आप तूल दे रहे हैं, खींच रहे हैं लोगों। तो ये तो वही है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जैसे कि आपने कहा कि जितने भी ये चाहे वो इदारे हों, चाहे एजेंसियाँ हों, ये सब किसी न किसी दबाव में महसूस हो रही हैं, लेकिन एक ख्याल ये भी है कि मुस्लिम लीडरशिप भी किसी न किसी दबाव का शिकार है, और वो दबाव में महसूस हो रही है और दिखाई भी देती है। यानी मुख्तलिफ इशूज़ और मामला जो आते हैं जिसमें इंतहाई मोहतात रवैया अपनाना, यहाँ तक कि बयानात के इजरा में भी इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना, और किसी हिकमत अमली को तय करने के लिए एक जगह जमा होने के ताल्लुक़ से भी बड़ी एहतियात नज़र आती है। मसलन अभी यूपी के चुनाव को गुजरे हुए 1 माह होने जा रहा है रिजल्ट आए हुए, लेकिन उस सूरत हाल में जो सूरत हाल बदली है, जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला
किस तरह से किया जाए, सामना कैसे किया जाए, उसकी कोई हिकमत अमली तैयार करने पर कोई आमदे नज़र नहीं आता। तो आपको लगता है कि वो भी दबाव में है? नहीं, देखिए असल में जब आप पे पैदर पे हमले होते हैं चारों तरफ से, एक मामला नहीं है, शरीयत पे हमला हो रहा है, जान माल इज़्ज़त आबरू पे हमला हो रहा है, मुसलमानों के बिज़नेस तबाह किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें जब होती है तो एक वक्ती तौर पे नफ्सियाती दबाव तो बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मसला इस बात का नहीं है कि मिल्लत की लीडरशिप किसी मसले पे प्रॉम्प्ट मैदान में आती है या नहीं आती है। असल सवाल ये है कि मिल्लत की जिसे आप लीडरशिप कहते हैं वो कई जमातों में बटी हुई है। एक प्लेटफॉर्म, मिल्लत की लीडरशिप के दो प्लेटफॉर्म है, इज्तिमाई प्लेटफॉर्म। एक है पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका दायरेकार महदूद है, वो शरीयत से बियॉन्ड नहीं जा सकता है। दूसरा इज्तिमाई इदारा है मुस्लिम मजलिस मुशावरत। पिछले कई सालों से मुशावरत की जो हालत है हमारे सामने है, तो कौन सी लीडरशिप होगी मैदान में आएगी इस तरह के मामलात में? सवाल ही पैदा होता है कि फिर तो जमातें हैं, जमात इस्लामी है, जमात उलमा है, जमात अहले हदीस है, ये जमातें रूटीन में अपने स्टेटमेंट देते रहती है। लेकिन कोई तहरीक लॉन्च करना है, कोई मूवमेंट चलाना है, कोई बड़ा स्टेप लेना है, तो वो तो इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए ना, और इज्तिमाई तौर पर होगा इज्तिमाई प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो इज्तिमाई प्लेटफॉर्म जब डिफंक्ट पड़ा हो मुशावरत के नाम से जो इज्तिमाई प्लेटफॉर्म है, तो कौन करेगा इसका? बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो सिचुएशन हम लोग गुजर रहे हैं हिंदुस्तान के, इस सिचुएशन के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि जब आपके इक़्तिदार आपके ख़िलाफ़ हो, एक पार्टी मुनज़्ज़म तौर पे आपके ख़िलाफ़ काम कर रही हो, अदालतों का रवैया बिल्कुल ढुलमुल सा हो, सिक्योरिटी एजेंसियाँ आपके ख़िलाफ़ काम कर रही हो, तो ऐसी सूरत के अंदर तो हमें तमाम फैसले जो है वो इत्तेफाक राय से लेने चाहिए। पूरी बहस के बाद, लंबी चौड़ी बहस के बाद आप किसी नतीजे पहुँचिए। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि भाई आपको प्रॉम्प्ट अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, प्रॉम्प्ट सामने आना चाहिए, फैसला करने में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़ैसले आजिलाना किस्म के नहीं होने चाहिए। इसकी हम लोग, यानी इसकी मुस्लिम तंजीमें भी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बात का एहतियात करता है कि पूरी बहस के बाद में हम किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचे जो सबके लिए काबिल कबूल भी हो और वो माकूल भी हो। तो ये थे उमर खालिद के वालिद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास। आपको ये बातचीत कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।